बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अना अपनी मैटरनिटी लीव पर हैं और जब तक वो वापस नहीं आती मेरा और आपका साथ जारी और सारी रहेगा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ और बाकायदा आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का, जिसमें हम डिफरेंट खबरें आपको देंगे, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देंगे, डिफरेंट गेस्ट से आपकी मुलाकात भी कराएंगे। तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। सबसे पहले जी हमारी टॉप स्टोरी है, डेंगू के मरीजों के लिए मुख्तस बेड्स कम पड़ गए, मरीज ठोकरें खाने पर मजबूर। N133 के ज़िमनी इलेक्शन, जमशेद इकबाल चीमा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए गए। शहर लाहौर में आलूदगी के साए भी मजीद गहरे, मौसम में खुनकी बढ़ने लगी। और भत्ताखोर फिर सरगर्म, पुलिस को इतला देने पर मुल्जिमान के घर पर फायरिंग। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। सर्टिफाइड टू के सीनियर रिपोर्टर शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है? परेशान और हैरान तो नहीं हुए मुझे देखकर कि कैसे एकदम से फिर वापस आ गई? नहीं, देखें हैरानी वाली तो कोई बात नहीं। आपको मेरे ख्याल में खुश आमदीद कहना चाहिए, क्योंकि मुझे याद आ रहा था जब आपने लास्ट शो किया था वो भी मेरे साथ किया था लेकिन दोबारा आगे जो पहला शो कर रही हैं वो भी मेरे साथ ही कर रही हैं। बिल्कुल जी। और ये हम अना की कमी को तो महसूस करेंगे एंड आई एम श्योर व्यूअर्स भी बहुत मिस करेंगे, लेकिन वो जल्द अज जल्द खुशखबरी भी सुनाएंगे और जल्दी से वापस भी आ जाएंगी। हम चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। बहुत कुछ बदल गया, बहुत सी चीज़ें बदल गई, लेकिन नहीं बदले तो इंतज़ामिया के रवायात। डेंगू टेस्ट के लिए कतारें लगी हैं, वार्ड्स फुल हैं, मरीजों को कॉरिडोर में बेड्स पर ड्रिप्स लगाकर रखा गया है। आप सोचिए कि सरकारी अस्पतालों में लोग जाते हैं और वहां पर बदइंतजामी इस कदर बढ़ चुकी है कि मरीजों का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जब लास्ट शो हुआ था उसमें भी यही हुआ था कि डेंगू जो जिस तरह फैल रहा है तो इस पर हमें टेस्ट की जो कैपेसिटी है, जो सलाहियत है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तब भी यही तजवीज़ दी थी और आज भी वही कह रहा हूँ कि हमें प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट लैब्स के साथ साथ एक इस तरह का बात सामने लानी चाहिए और एक कीमत मुकर्रर की जानी चाहिए। जिस तरह माजी में आया था डेंगू और उस वक्त गवर्नमेंट जो थी हुकूमत पंजाब में, शहबाज शरीफ साहब उस वक्त जो है वो सीएम थे, उन्होंने तमाम सेक्टर्स की जो लेबॉर्ट्रीज थी और एक ही उसकी कीमत मुकर्रर की, शायद 65 रुपये थी या 80 रुपये वो मुकर्रर हुई थी, उस पर जाके आसानी से टेस्ट करवा लें। आज भी अगर हुकूमत चाहती है और जिस तरह डेंगू फैल रहा है और आपकी अपने रिपोर्ट्स है, ये तो सरकारी आदाद शुमार है, पता नहीं ठीक है या गलत है, लेकिन इसकी सूरत हाल बरअक्स नजर आती है। आपको हर घर में आपको डेंगू का पेशेंट नजर आ रहा है। आप रिश्तेदारों की बात करें, अजीज व अकारिब की बात कर लें, हम गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ ऑफिसर्स की बात करें, मुलाजमीन हो गए, कोई ना कोई ऐसा है जहाँ पर जो डेंगू से इफेक्ट हो रहा है और उसको इलाज मुआवजे की जरूरत है। ये तो बड़ा क्लेम करते हैं हमने तमाम लैब्स को सेंट्रलाइज कर दिया और तमाम डेटा हमारा एक्यूरेट है, लेकिन माजरत के साथ वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। ना ही आप अवेयरनेस के लिए काम कर सके, ना ही शहर में प्रिकॉशनरी मेजर्स ली जा सकी, और अब जब डेंगू फैल चुका है और पेशेंट सामने आ रहे हैं तो आप अस्पताल में काफ़ी इंतजाम नहीं कर सके। आपको अवेयरनेस नजर नहीं आती। आपने शहबाज शरीफ साहब के दौर का जिक्र किया, आपको याद होगा पैम्फलेट्स, बिलबोर्ड्स, नियॉन साइंस, कहाँ स्कूलों में, कॉलेजेस में तमाम अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाती थी। अभी कहाँ है वो? नजर देखें उस वक्त अगर बात की जाए, नया आया था और वबा जब फैली, हॉस्पिटल्स भरे, आपके कॉरिडोर्स में जो अब हालात नजर आ रहे हैं, वीडियोस आप हमारे पास मौजूद है, मेरे ख्याल में दिखाने चाहिए नाजरीन को। उन वीडियोस में देखें कि कॉरिडोर्स में आपके मरीज हैं, उनको चेक करने वाला कोई नहीं है, टेस्ट की जो कैपेसिटी है वो हमारे पास है ही नहीं। इसलिए ओपन करने की जरूरत है कि हर शहरी जो है वो प्राइवेट लेबॉर्ट्री में जाए, एक कीमत मुकर्रर हो, उसे पता हो कि 80 रुपये या 100 रुपये के हिसाब से मैंने अपना टेस्ट करवाना है, वो आसानी से वहाँ टेस्ट करवाए। और फिर जो खौफ की फिजा है, अभी हम कोरोना से नहीं निकले, उसके बाद डेंगू आ गई और फिर मुसलसल सेहत के मामले में जो इस तरह की फिजा बरकरार है, इसमें शहरियों को अब परेशानी का सामना है। इसलिए टेस्ट को आप इन्हांस करें तो मेरे ख्याल में मामला जो आप हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं, जो कॉरिडोर्स में देख रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स का कह रहे हैं कि बेड्स का मामला है वो हमारे पास मौजूद नहीं, तो टेस्ट और उसके साथ अवेयरनेस तो सबसे इंपॉर्टेंट थी। मुझे बताएं कि मानसून सीजन जब अपने इख्तिताम की तरफ होता है, अगस्त के बाद सितंबर में और नवंबर में आपके जितने माहिरीन हैं और मौजूदा गवर्नमेंट और जो एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है, उन्होंने कहा कि ये जो है इस वक्त डेंगू मच्छर परवान चढ़ता है, लार्वा बरामद होता है और उसकी वजह से मच्छर की अफजाइश होती है। मुझे बताएं
कि आज तक मैं हमेशा ये जिक्र करता हूं कि पहले जो है वो डेंगू की कोई ना कोई टीम आ जाती, चाहे खवातीन पर मुश्तमिल हो चाहे जो लड़के हैं उन पर मुश्तमिल हो, वो आते थे, वो चेक करते थे। इवन आपकी फ्रिज जो है उसकी ट्रे उसको चेक किया जाता था। सराउंडिंग में अगर किसी जगह पर गमला है मौजूद है या कोई पानी जमा है तो उस पर आगाही दी जाती थी। अब तो पूछता भी नहीं आता। आप मुझे बताएं इससे फिर आप हुकूमत की संजीदगी का मुजाहिरा वो किस तरह कर रही है आपके सामने? ना सिप्रा साहब, कॉरिडोर में पेशेंट्स को लिटाया हुआ है, ड्रिप्स लगाई हुई है, सर्विसेज हॉस्पिटल के ये मनाजिर है जो जहां एक लेडी डॉक्टर ने वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया पर लगाई और कंप्लेन की। जाहिर है डॉक्टर्स भी बेचारे परेशान और तंग हो जाते हैं कि जब पेशेंट के लिए बेड अवेलेबल नहीं है, फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है और पेशेंट का एक बड़ा ग्रुप वहां पर मौजूद है जिनको ट्रीट करना। देखें, इसमें मैं कहता हूं कि हमारी जो आवाम है उसका साथ देना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, वो कब साथ देगी? जब आप उनको आगाही देंगे, जब आप कुछ वर्कशॉप्स करेंगे, सेमिनार्स करेंगे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर कोई इस तरह की फ्लैक्सीज या बैनर्स अवेजा होंगे जब लोग गुजरते हुए शाहराहों पर उनको मालूम हो सके। लेकिन अब हम उससे निकल चुके हैं। अब मच्छर ने जो परवान चढ़ना था वो चल चुका। अब हफ्ता 10 दिन और गुजरेंगे, मौसम मजीद जो ठंडा होगा, ये मच्छर खुद ही मरना शुरू होगा। इसमें हुकूमत का कोई क्रेडिट नहीं होगा कि डेंगू के लिए उन्होंने कोई सर्विलेंस की या डेंगू को खात्मे के लिए या डेंगू की रोकथाम के लिए उन्होंने कुछ इकदाम किए। ये गलत होगा। ये विंटर आएगा, उसमें ऑटोमेटिकली एक सीजन है, उसमें मच्छर ने परवान चढ़ना, उसके बाद खत्म हो जाना है। तर्जुमान देगी इंसदाद टीम भी ये मुसलसल बता रहे हैं कि नवंबर के पहले 10 दिन जो हैं वो खतरनाक। आज 1 नवंबर है लेकिन अगले 9 दिन में ऑलरेडी अभी तक लाहौर में सिर्फ 10,000 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक डेंगू में और 32 अमवात हो चुकी हैं। इन 10 दिनों में कौन कौन डेंगू का शिकार होगा, क्या उसको फैसिलिटीज मिल सकेंगी या नहीं, कौन जिम्मेदार होगा इससे? देखें, ये तो गवर्नमेंट के गैर मुसद्दका अदाद शुमार है ना। ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो चीज़ें आ रही हैं ये तो वो जारी किए जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि ग्राउंड पे जाएं, अगर ग्राउंड रियलिटीज देखें तो इससे बहुत ज्यादा केसेस हैं। हर घर में केस नजर आ रहा है लेकिन हुकूमत उसकी तरफ नहीं जा रही। मुझे बताया कि डेंगू सर्विलेंस के लिए जो गाड़ियां बनाई गई थी, जो स्प्रे का कहा जाता था, जब बीमारी आई थी, जब वबा आई थी, उस वक्त इकदाम होते नजर आते थे, लोग फिरते हुए काम करते हुए नजर आते थे। लेकिन आज वो नजर नहीं आते। आज तो आपकी सूबाई वजीर साहिबा भी नजर नहीं आती, आपकी पंजाब गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा भी आगे आकर ये बताने से कासिर है। हुकूमत कहते हैं सब खामोश है, स्प्रे कराना गलत था, जाबेजा स्प्रे नहीं कराना चाहिए, ये उल्टा नुकसानदेह होता है। अब आके इनको रियलाइज हुआ है कि वो जो इकदाम किए थे वो गलत थे, जिसमें डेंगू कंट्रोल हो गया था और आप कोई इकदाम नहीं कर रहे हैं और डेंगू कंट्रोल। देखिए, सियासत नहीं करनी चाहिए, वबा पर आकर सियासत नहीं करनी चाहिए। चाहे स्प्रे था, चाहे अवेयरनेस थी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के एमडीज और जनरल मैनेजर्स और सीईओज को आपने सड़कों पर वॉक के लिए निकाला कि वो वॉक करें, और इवन आप उनकी जो सरकारी छुट्टी थी उसके दिन भी वो सड़कों पर होते थे अवेयरनेस के लिए। अपने डिपार्टमेंट में उनके जितने एम्प्लॉयज है उनको इस हवाले से अवेयरनेस दी जाती थी। चाहे आप स्प्रे की बात कर लें, चाहे अवेयरनेस की बात कर लें, माजी से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो माजी में बहुत अच्छे इकदाम हुए थे। और एक और बात बता दूं, जब श्रीलंकन टीम आई थी तो मैं उनके साथ था 10-12 दिन। जब उन्होंने यहाँ पे काम किया तो श्रीलंकन टीम के साथ मैंने भी ट्रैवल किया था, मेरी ड्यूटी उनके साथ होती थी। उस वक्त जो हालात थे वो बहुत बुरे थे। लेकिन आज हमें पता है कि डेंगू की रोकथाम के लिए हमने क्या करना है और हुकूमत को भी पता है। लेकिन वही इकदाम आपको रिपीट करते हुए और आपको उस पर लगे कि हम सियासत कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में गलत है। आपको पता है कि फिर पॉइंट स्कोरिंग की जब बात आ जाती है तो वो कहते हैं हमने वो करना है जो पिछली हुकूमत ने नहीं किया, बजाय चाहे उसमें पूरी चीज जो है वो खराब होकर रह जाए। अच्छा, एक तरफ तो हम डेंगू के लिए लड़ रहे हैं और इंतजामात की बात कर रहे हैं, बद इंतजामी की बात कर रहे हैं, बेड्स अवेलेबल नहीं है, वहीं पर अगर कोविड की सिचुएशन का भी जिक्र कर लें सिप्रा साहब, तो खतरा तो बदस्तूर कायम है। 2.4 की पॉजिटिव रेशो आ रही है और मजीद 79 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खतरा अभी टला नहीं है, 2.4 कम है पॉजिटिव रेशो, लेकिन अभी भी वो खतरा मौजूद है। तो मैं शहरियों से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज मास्क पहनना ना छोड़ें। अब हम देखते हैं कि बहुत कम हो गया है ये रुझान। नहीं, अब तो छोड़ दिया हुआ है। कम क्या हुआ है? छोड़ दिया हुआ है। अब तो हम उससे निकल गए हैं कि वो जो खतरा है, वो जो मामला है, उससे हम निकल चुके हैं कि कोविड जो खत्म हो गया। उसकी क्या वजह है कि शायद गवर्नमेंट जो फैसला किया कि 7 डेज के लिए हर चीज़ ओपन कर दी, जो 50% कैपेसिटी पे जो चीज़ें चल रही थी उनको 100% पे ले गए, आपने होटल्स रेस्टोरेंट्स को खोल दिया। उससे इन चीज़ों से तो यही लगता है। लेकिन अगर हम एवरेज की तरफ जाएं और शरह की तरफ जाएं, अगर 2.4 आ जाए तो अगर यही 3.5 पे जाएगी तो फिर हमें लाले पड़े होंगे, फिर हम कहेंगे स्कूल को बंद कर दें, फिर आज स्मोक आ जाएगी हफ्ते महीने बाद। कंसिस्टेंटली कम रेशो पर जा रहे हैं, आई थिंक ये अच्छी बात है। लेकिन टेस्ट भी तो उस तरह नहीं ना हो रहे। आप देखें ना, टेस्ट भी उस तरह नहीं होते। अगर एक चीज को आप नीचे लेकर आए तो आप टेस्ट की सलाहियत भी तो उसी तरह बढ़ाएं ना। टेस्ट भी उस तरह नहीं हो रहे। एक तरफ आप कोविड से हम जो
लोग निकल चुके हैं, बहुत देर पहले से निकल चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन लगा और शायद थोड़ा सा हमें उसके बाद इस बात का अंदाजा हुआ कि नहीं कोरोना अभी एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस वक्त अगर हम मार्केट्स की बात करें, स्कूल्स की बात करें और गवर्नमेंट सेक्टर की बिलखसूस बात करें, आप सारे डिपार्टमेंट्स की या स्कूल्स की, तो वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद नहीं हो। तो SOPs ये दो ही हैं कि आपने समाजी फासला वो तो वैसे ख़त्म कर दिया जब 100% कैपेसिटी पर आप चीज़ों को ले गए, उसके बाद रह गया मास्क भी आप नहीं पहनाएंगे या पहनेंगे तो फिर उसके बाद आप कहें कि कोविड को हमने कंट्रोल करना है या 0 रेशो पे लेकर जाना है, तो ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं होगा। इसलिए डेंगू के साथ साथ कोरोना के लिए भी हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। डेंगू है खतरनाक, उससे ज्यादा कोरोना खतरनाक है। उसकी क्या वजह है? आपके मामूलात जिंदगी मफलूज कर देता है। कितने अरसे के बाद हम दोबारा नॉर्मल रूटीन की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपने 100% कैपेसिटी की बात की, 7 डेज अ वीक कारोबारी तमाम मराकज़ खुलेंगे, तमाम चीज़ें फंक्शनल हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिला ऐसे ही रहे तो थोड़ी सी एहतियात अपने एंड पर भी कर लें, ये मैं लोगों से कहूँगी। और ये भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप मास्क पहनेंगे, कंट्रोल रखेंगे, तमाम SOPs को फॉलो रखेंगे तो ये पाबंदियाँ नरमी रहेंगी और ये मेरे और आपके और हम सब के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और चूंकि हम कोविड की हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट का इतना अच्छा खासा कोई रोल नहीं था, लेकिन मीडिया ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया कि हम मुसलसल अवेयर रखते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। फिलहाल हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बात करेंगे NA 133 की और इलेक्शन कमीशन सच सामने ले आया, और इस पर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ब्रेक दोबारा हाजिर। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ चलेंगे। PTI को एक और सुबकी का सामना करना पड़ा जी। वोट ट्रांसफर का इल्जाम मुस्तरद कर दिया और इलेक्शन कमीशन सच सामने ले आया। जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत चीमा के जो तजवीज़ कुनिंदगान हैं उनका ताल्लुक इस हल्के से नहीं, वोट इसमें नहीं और कागजात मुस्तरद हो गए, लेकिन उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन में अपील किया तो उनके इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया। सरफराज साहब, ये क्या हो गया? PTI को पता नहीं था कि ये पूरा रूल्स हैं, एक सिस्टम है जिसके तहत चलना है? देखिए, माजी में जो इंतखाबात में हुआ है PTI के साथ, मेरे ख्याल में ये इस तरह एक बंदा जिसने पहले इलेक्शन लड़ा भी हो और उनको पता भी हारा भी हो और फिर इलेक्शन कमीशन के पास कागजात जमा करवा के कागजात को क्लियरेंस भी करवाई हो और फिर ये इस तरह का उस पर दाग लग जाना या इस तरह के इल्ज़ाम लगना कि उनको तजवीज़ करने वाले जो लोग हैं वो उस हल्के में से नहीं है, ये एक बड़ी छोटी सी गलती है और ये होनी भी नहीं चाहिए थी। ये आम तौर पर हर आने वाला जो उम्मीदवार होता है, जो सियासत कर रहा है, उसको पता होता है कि जिस हल्के में या जिस हल्का इंतखाब में वो जा रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए, उसी में से होने चाहिए। लेकिन 2 नाम उन्होंने जो सामने लाए और दोनों नाम ही जो थे वो आपके NA 130 से निकले, जानबूझकर किया गया। मुझे यही लग रहा है और आम तौर पर जो बात सामने आ रही वो भी यही लग रहा है कि अब चूंकि 1.5 साल रह गया पीछे, अब पता नहीं 6 महीने रहते हैं या साल चलती है गवर्नमेंट, या अगला आखिरी साल तो वैसे भी इलेक्शन की तैयारी होती है कि आइंदा आने वाला जो इलेक्शन होता है उसकी उम्मीदवार तमाम जो है वो उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अब आप इतना इस पर खर्च भी करें, इलेक्शन पर खर्च भी होता है, चाहे इलेक्शन कमीशन जितने मर्जी इसके अलावा भी और भी अंडर द टेबल बहुत सारी चीजें चल रही होती है। इलेक्शन लड़ना कोई आसान चीज तो नहीं होती। और फिर आप नून लीग के सारे इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनको पता है, जिनके कोऑर्डिनेटर को भी पता है कि इलेक्शन किस तरह लड़ा जाता है, उनके एक थड़े पर बैठने वाला जो आम कारकुन है उसको भी पता है कि इलेक्शन किस तरह लड़ा जाता है। और उसके साथ जब आपका इलेक्शन हो और फिर लाहौर में इलेक्शन हो और फिर वो सीट जो परवेज मलिक मरहूम की वजह से खाली हुई हो और वो सदर भी हों लाहौर के, और फिर उनका एक अपना कद काट सियासत में और उनका अपना जो उनका रवैया था कारकुनों के साथ, फिर साथ में उन्हीं की अहलिया शाइस्ता परवेज मलिक की तरफ से आना और अली परवेज मलिक खुद MNA, और मतलब ये एक सियासी गिराना है उनका इलेक्शन लड़ना। तो ये और फिर महंगाई और ये सारी चीजें मिलकर ऑब्वियसली उनके साथ compete करना ये अच्छी कोई इतनी आसान नहीं था। लेकिन सरफराज साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं और बहुत से हल्के ये कह भी रहे हैं कि PTI को ये जो सुबकी का सामना करना पड़ा है ये इन्होंने बड़ी सुबकी से बचने के लिए पहले से कर दिया। देखिए, हारना जो है ना वो PTI के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती वो, क्योंकि सोशल मीडिया की जमात है, वो 2-3 दिन चलता है उसके बाद खत्म हो जाता है। ज़िमनी इंतखाब कितने हारे हैं वो, लेकिन उसके बावजूद आज भी अगर पूछ लें तो वही हालात है। लाहौर में PTI को फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पंजाब में गवर्नमेंट PTI की ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, शहर लाहौर में होने जा रहा है, और अगर PTI
जी यहाँ पर कंटेस्ट करती और हार जाती तो आपको लगता है उनको फर्क नहीं पड़ता? उनको हार ही नजर आ रही थी, उन्होंने पहले से ही पीछे उनको हार ही नजर आ रही थी। और ये होता है, देखें जो मौजूदा हालात हैं हमारे मुल्क के, जिस तरह आम आदमी उसमें मामलात में है, महंगाई की बात कर लें, पेट्रोलियम मसनूआत बात कर लें, सब्जियों की बात करें, फ्रूट्स की, जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जिस लेवल पर जाके हमारे नया पाकिस्तान में ये चीज़ें चली गई हैं, तो नए पाकिस्तान के उम्मीदवार को मुश्किल तो होनी थी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये जो इन पर इल्ज़ामात लगे हैं या एतराज़ात हुए हैं, ये बड़े अजीब से एतराज़ात हैं। इससे लगता नहीं है कि जमशेद इकबाल चीमा साहब या मुसरत चीमा साहिबा जो हैं उन्होंने पहले इलेक्शन लड़ा हो या नए उम्मीदवार हों, तो इस तरह का एतराज़ गलतियां जो हो गई। हाँ, लेकिन सिब्रा साहब वो तो अभी भी कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम अदालत जाएंगे और जब तक ये चीज फाइनलाइज नहीं हो जाती हम अपनी कैंपेन रोकेंगे नहीं। वो अपनी कैंपेन अभी भी चला रहे हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए अब कोई ना कोई कंधा तो लेना पड़ेगा ना। अब जिस तरह आप खुद कह रही हैं कि तबसरे भी इसी बात पे हो रहे हैं, एनालिसिस भी हो रहे हैं, उनके अपने कारकुन भी यही कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो लड़ना चाहिए, क्यों भाग रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपको अदालतों का सहारा लेना पड़े या कोई आपको शोल्डर तो चाहिए कि अपनी इज्जत जो है वो भी बच जाए। अगर अदालत में जाते हैं, जिस तरह कल इलेक्शन कमीशन ने बड़ा क्लियर किया है और उन्होंने कोड दिया है कि इस कोड की बुनियाद पर इन दोनों लोगों का जो हल्का जो वोट जो है इनका बना हुआ वो NA 130 में बना हुआ है। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा क्लियरेंस की जरूरत अब इलेक्शन कमीशन को नहीं है, जिसकी बुनियाद पर ये रिजेक्ट हुआ। अगर यही केस अदालत में जाता है तो इलेक्शन कमीशन आया कि आपने मौके पर फाइट नहीं करेगा, वो फाइट जरूर करेगा। जब वो फाइट करेगा, और फिर बात तो वो नहीं है जो कानून और ज़ाब्ते में है, और कानून और ज़ाब्ते में यही है कि तजवीज़ करने वाले जो लोग हैं वो उसी हल्के से होने चाहिए, वो नहीं है तो फिर अदालत किस तरह रिलीफ देगी? इसका क्या मतलब है कि पीटीआई चीमा के जो तजवीज़ कुनिंदा हैं, आप थोड़ी सी इसमें जैसे कहते हैं ना कि वर्सेटिलिटी ले आते, आप किसी और से मुसरत जमशेद चीमा के कागजात तजवीज़ कुनिंदा करा लेते, दोनों का ही एक एतराज़ आया और दोनों के ही कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, और आप चाह रहे हैं कि आप इसको पुटअप करें, फाइट पुटअप करें और आप अपना थोड़ा सा फेस सेविंग भी बचा लें, लेकिन अभी वो उस तरह से मिल नहीं पा रही है। इलेक्शन कमीशन ने तो वाज़ेह कर दिया कि ये गलती हुई है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देखें, पीटीआई कहती है कि लाहौर जो है वो हमारा गढ़ है, मुस्लिम लीग नून हमेशा से कहती आई है कि हमारा गढ़ है, और अब उस गढ़ में इस तरह का इलेक्शन होना मेरे ख्याल में दोनों पार्टियों के लिए बड़ा था। और फिर आइंदा चूँकि आम इंतखाबात भी होने वाले हैं, एक नए इलेक्शन की तैयारियां भी हो रही हैं, इसमें नहीं लोकल बॉडी की तो होने वाले हैं, कराने हैं इन्होंने या नहीं कराने? क्या लग रहा है? तैयारियां तो चल रही हैं जी, इलेक्शन की तारीख प्लान तरतीब दे दी है, हल्का बंदियों के ऊपर काम कर रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि अब उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा अगर उन्होंने ये कराया। नहीं, कौमी असम्बली का लड़ नहीं रहे, बल्दियाती किसने लड़ना है? बल्दियाती इलेक्शन लड़े तो लग पता जाता है, वो गली मोहल्ले की सियासत होती है, वो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शंस में जो हुआ उसके बाद आपको लगता है कि अब वो बल्दियाती आम देखें, कैंट इलेक्शन के बाद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ये पिक्चर क्लियर हो गई है कि चूंकि वो ज्यादातर बात ही उसी हल्के में करते हैं कि DHA हमारे पास है, कैंट हमारे पास है, वाल्टन का पढ़े लिखा तबका, नौजवान तबका, मतलब ये वाली क्लास उनके साथ है, और वहां से इतनी बुरी तरह आप हारे हैं। तो आम जो बल्दियाती इलेक्शन है, आम जो शहरी है, आम मजदूर तबका जो रोजाना उजरत कमाने वाला, जो रोजाना उजरत की बुनियाद पर अपने खानदान की कफालत करने वाला जो शहरी है, जो वोटर है, वो क्या सोच रहा है? वो अपने गली का सोलंग की बात करेगा, वो अपने गली की सीवरेज सिस्टम की बात करेगा, अपने गली में सुई गैस की, बिजली की सप्लाई की बात करेगा, पानी के मामलात की बात करेगा। तो उनकी जो बात सुनेगा वो वहीं का रहने वाला जो काउंसलर होगा वही सुनेगा, वहीं का वाइस चेयरमैन सुनेगा। और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर का इलेक्शन मेरे ख्याल में ये NA या PP के इलेक्शन से बहुत ज्यादा मुश्किल इलेक्शन होता है, क्योंकि वहां आपके जो इसकी रिहायशी हैं उनका उसकी कौमियत की बुनियाद पर होता है, आपकी बरादरी की बुनियाद पर चीजें चल रही होती हैं, फिर उसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, कुछ आपके साथ खड़े होते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं, फिर उसमें सियासत शामिल होती है, दो पार्टी ये तो बात की बात है ना। फिलहाल तो इलेक्शन कमीशन तैयारियां कर रहा है, हल्का बंदियों के ऊपर बात हो रही है, कोई बात नहीं, वो जैसे कहते हैं कराना ना कराना, अभी रौनक तो लगी हुई है ना। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी बात की है कि हम लोग बल्दियाती इलेक्शन करवाने जा रहे हैं? कराने तो पड़ेंगे, फिर आपको पता है कि अदालत इंटरवीन कर देती है और फिर अदालत के नोटिस नहीं, अदालत के कहने पे बात। अच्छा, माजी में नून लीग ने लेट किए थे तो उस वक्त यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंटेनर पर खड़े होकर कहती थी
कि ये अपने अख्तियारात निचली सतह पर, अख्तियारात निचली सतह पर नहीं देना चाहते, ये करप्शन करना चाहते हैं। तो आज भी वही, फिर हम भी वही कहें। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं दोनों तरफ जो है वो कॉस्मेटिक चेंजेस ही हो रही हैं, असल में प्लान इनका कुछ और है। बल्दियाती इंतखाबात इन्होंने कराने नहीं है और यानी 133 में कागजात जो मुस्तरद हुए हैं वो वापस नहीं आएंगे ऐसा लग रहा है। फिलहाल हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो लाहौर में स्मॉग का मसला, आलूदगी का मसला मुसलसल बढ़ता जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और स्मॉग का मसला कंट्रोल नहीं हो रहा, आलूदगी के साए मुसलसल गहरे होते चले जा रहे हैं और शहर में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 398 पर पहुंच गया है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं और इसमें फिरोजपुर रोड, माल रोड, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट टाउनशिप, वागा जो है वो आलूदा तरीन एरियाज करार दिए गए हैं। इसमें मैं बरकी रोड भी ऐड कर लेती हूँ क्योंकि हर रोज़ सुबह जब मैं उठती हूँ मुसलसल एक हेज़, मुसलसल एक धुंध जो है वो महसूस होती है, लेकिन जब आंखों में जलन होती है तो एकदम से वेकअप कॉल मिलती है कि ये स्मॉग है और इससे बचकर रहना है। सिप्रा साहब, कंट्रोल नहीं हो रही है स्मॉग इनसे। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि जिस वजह से हमें इस तरह की जो बीमारियां हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला से तौबा करने की ज़रूरत है कि कोरोना आया, कोरोना के बाद डेंगू आया और फिर ये स्मोक 2 महीने, अढ़ाई महीने 3 तक चलेगी तो मुश्किल होगा। ये चलेगी और इसका हल भी नहीं है। देखें, इसका हल सिर्फ जो है वो बरान रहमत है। बारिश होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ आप भट्टे बंद कर दें, आप धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद कर दें, कुछ भी नहीं होना। कभी कहा जाता है हमसाया मुल्क जो है वह धान की फसल काटी, उसको आग लगा दी, हम लोग भी लगाते हैं, उससे भी नहीं होना। ये किस तरह का मामला है कि हर साल आता है। मुझे बताएं, आज से 4-5 साल पहले ये शुरू हुआ। आपको याद है ये कब शुरू हुआ था? एग्जैक्ट याद है आपको? 2016 में जब हम अमेरिका गए हुए थे इलेक्शन कवरेज के लिए। और मुझे याद है पीछे से जब हम खबरें वगैरह देख रहे थे तो ऐसा लगा कि नवंबर में धुंध शुरू हो गई है। एंड देन वी रियलाइज कि ये हेज है, ये स्मॉग है जिसमें धुआं है, जिसमें गर्द है और पूरा का पूरा शहर उसकी लपेट में आया हुआ था। मतलब अगर आप किसी ऊंची वाली जगह से शहर को देखते थे तो आपको नजर नहीं आता था। 5 सालों में भी ये इसका तदारुक नहीं कर सके हैं, इसको कंट्रोल नहीं कर सके हैं और मजीद बद से बदतर होता चला जा रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी जो गवर्नमेंट है, आपके जो मुतलका इदारे हैं, महकमा माहौलियात है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, आज तक मुझे बताएं इन्होंने क्या इकदाम किए हैं सिवाय एक नोटिफिकेशन के कि हमने भट्टे बंद कर दिए हैं, सिवाय उस क्रैक डाउन के कि आप सड़कों पर खड़े हो जाएं, चिंची वालों को पकड़ें या धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनको पकड़ें, क्या उससे कंट्रोल हो जाएगा? इंडस्ट्रीज को नोटिस दे देते हैं, या इंडस्ट्रीज को धुआं छोड़ने वाले पूरा साल वो चलती रहती हैं, आएगा पूरा साल वो आपका माहौल ख़राब नहीं कर रही होती। ये अचानक जब 2-3 महीने मामला आता है उसके बाद सारी चीज़ें मुतहरिक हो जाती है। हमारे यहाँ बेसिकली कोई मनसूबाबंदी नहीं होती है, हम कबल अज़ वक्त कोई प्लानिंग नहीं करते कि इसकी रोकथाम नहीं करनी। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि जब सर से पानी गुजर जाएगा उसके बाद हम एक्टिव होंगे, मीडिया आपका ट्रायल शुरू हो जाएगा, तनकीद शुरू हो जाएगी सोशल मीडिया पर, उसके बाद एक्टिव हो जाएंगे। ये है कि मानना पड़ेगा ना, आप तो मानते ही नहीं है इंडिकेटर्स को। आप अभी किसी हुकूमती मुतल्लिका ओहदेदारान से बात कर लें, वो कहेंगे 398 है ही नहीं, हमारे इंडिकेटर में ये शो नहीं हो रहा। प्राइवेट इंडिकेटर्स वालों को आप बिल्कुल ही साइडलाइन कर देते हैं। मतलब डिनाइल मोड में रहकर तो चीजें बेहतर नहीं होती ना। पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि शहर में वाकई में स्मॉग का मसला बढ़ता जा रहा है, उसके बाद आप उसका तदारुक करेंगे। नहीं, वो कौन लोग नहीं मानते, उनसे कहें कि जब एनवायरमेंट डिपार्टमेंट नहीं मानता है। आपको याद है अभी पिछले दिनों सिटी 10 में एनवायरमेंट मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि बहुत कंट्रोल है, कोई मसला नहीं है, शहर की आलूदा तरीन फिजा है। वो जो वेबसाइट्स दिखा रही हैं कि लाहौर आलूदा तरीन शहर हो गया, वो उसको भी मानने से इनकारी है। नहीं तो उनके खिलाफ जाए ना, अदालतों में जाएं, उनके खिलाफ केसेस करें कि ये हमारे मुल्क के मामला जो हैं लोगों को गलत आगाही दे रहे हैं, लोगों को किसी गलत तरफ लेके जा रहे हैं। फिर खुद जो आप इंडिकेशन करें और खुद हमें देना शुरू कर देना, लोगों को बताना शुरू कर दें कि क्या मामला। अच्छा, लोगों को ना बताएं, मुझे बताएं कि आप सुबह उठते हैं और इस वक्त तक शहर की क्या हालत है वो लोगों को नजर नहीं आ रही। आप और हमें और सब लोगों को नजर नहीं आ रही। वो उन माहौलियात वालों को घर से निकलते हुए सड़कों पर या आसमान पर नजर उनकी नहीं जा रही कि स्मोक का क्या हालात हुए। फिर आप इंडिकेशन की तरफ जाते हैं, इंडिकेटर क्या बताएगा, उसके बाद क्या मामला होंगे, आप गेम पॉइंट पे तो ना जाए ना। ये आलूदगी जो है वो सिर्फ माहौल की आलूदगी के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको आलूदगी नजर नहीं आ रही, ये बड़े इंसानी सेहत पर इसके मुज़र असरात हैं। आपकी आंखों की जलन, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स, आपको खांसी, नज़ला, जुकाम, ये तमाम चीज़ें स्मॉग से लिंक्ड हैं। और आप देखिए कि मौसम भी चेंज हो रहा है, खुनकी बढ़ गई है मौसम में, उसकी वजह से भी बच्चे बड़े सभी कॉमन फ्लू से बीमार हो रहे हैं और बहुत सी बीमारियां। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि स्मॉग की वजह से भी लोगों की हेल्थ डाउन होना शुरू हो जाए? देखिए, होगी।
आप इस वक्त जो हालात हैं और आंखों में जो चुभन है, आंखों की बीमारियां उसमें हैं, बिल्कुल ठीक है, आपकी स्किन की बीमारी हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपका गला खराब होता है, आपको फ्लू होता है, तो फिर देखें ना ये सिम्टम्स और ये अलामात जो हैं वो आपकी जो पहले ऑलरेडी वबा चल रही है उनके साथ मिलती हैं, फिर वो खौफ किस तरह बढ़ेगा, वो परेशानी किस तरह लोगों की बढ़ेगी। इसलिए मेरे ख्याल में कुछ तदारुक करने के लिए कबल अज वक्त इकदाम किए जाते हैं, कोई मीटिंग्स की जाती हैं, इजलास बुलाए जाते हैं, कोई प्लानिंग करके लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से हमें यह नुकसान उठाना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, महीना डेढ़ और चलेगा अगर यही हालात रहे, जिस तरह ये आपका सुबह वेदर होता है, फिर आप स्कूल बंद कर दें। पहले हमने कोविड की वजह से बंद किए और माजी में स्मोक की वजह से भी बंद करते रहे, फिर हम लोग बंद कर देंगे स्कूल में जो है वो स्मोक आ गए, बच्चों को अपना काम नहीं करना और तमाम तबकात को बंद कर देना है आपने। ये कोई हल नहीं है। देखें ये चले जाते हैं, आपने भट्टे बंद कर दिए, आपने जिगजैग फिल्ट्रेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया कि जिसका जिगजैग फिल्ट्रेशन नहीं लगा होगा उसको हम फाइन करेंगे, लेकिन ये हल नहीं है। आपको विजिलेंट होना पड़ेगा। आप लोग अगर आपको शिकायत लगाना चाहते हैं तो क्या आप उनको रिस्पॉन्ड करते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे बॉर्डर लाइन एरियाज जो हैं, जैसे मैं बरकी रोड का जिक्र कर रही थी, वहां पर फसलों को जब आग लगाना शुरू की जाती है तो वहां पर आपकी टीम्स नहीं पहुंच पाती हैं और फिर वो स्मॉग में और ज्यादा इजाफा होता चला जाता है। देखिए मेरी बात सुने, मज़ाफ़ात के इलाकों की तो आप छोड़ ही देना। आप अगर अंदरून की तरफ आ नहीं, आपका घर है वहां पे, मैं वो नहीं कह रहा, नहीं वो आप अपनी तरफ जा रही, क्योंकि आपका घर उस साइड पे, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मज़ाफ़ात के कहने का मकसद ये है कि वो हमेशा इग्नोर किया जाता है। इस बुनियाद पर कि हमने जो हमारा जो अर्बन एरिया है हम उस पर काबू पाएंगे, और हम अर्बन एरिया पर भी काबू नहीं पा सकते। यहाँ पर भी वही हालात होते हैं जो आपको सराउंडिंग में नजर आ रहे होते हैं। आपका वाघा बॉर्डर ले लें, ठोकर न्याज बेग से आगे सुंदर शरीफ ले लें, और इस दूसरी साइड पे आप शादरा की तरफ चले जाएं, तो ये जो मज़ाफ़ाती और सरहदी इलाके हमारे हैं, यहाँ पर इससे भी ज्यादा हालात खराब होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शहरी सतह पर भी हम कंट्रोल ना कर सके तो मज़ाफ़ात में ये लोग कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे। मुझे बताएं कि आप वेदर डिपार्टमेंट है हमारे पास पूरा, डायरेक्टर्स को आपने बिठाया हुआ है, माहौलियात के हमारे सेक्रेटरी भी हैं, एक डिपार्टमेंट है पूरा। ये दोनों लोग क्यों नहीं बैठते, क्यों नहीं स्टडी करते कि इसकी वजूहात क्या है? आज तक किसी ने ये नहीं बताया हमें या पूरी कौम को कि स्मोक की वजूहात क्या है, सिवाय के भट्टे बंद कर दें, गाड़ियों को बंद कर दें। ये नहीं होनी वजह, कहीं ना कहीं मौसमियाती तब्दीलियां हैं ना जाती। लेकिन चले मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा है, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जी आपने कोविड से बचने के लिए मास्क पहनना है तो वो मास्क प्लीज मत उतारिए, वो आपको स्मॉग से भी बचाएगा। आपकी सांस की बीमारियां जो है वो स्मॉग की वजह से आती हैं। अगर घर से बाहर निकलते हुए आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे या फुल कपड़े पहनेंगे, फुल आस्तीन वाले कपड़े पहनेंगे, तो डेंगू, कोरोना, स्मॉग, ये वो तमाम वबाएं हैं जो फैली हुई हैं और गवर्नमेंट के आउट ऑफ कंट्रोल हैं, इससे आप अपने आप को बचा सकेंगे। लेकिन जहां हम गवर्नमेंट के कंट्रोल का जिक्र कर रहे हैं, वहीं पर गवर्नमेंट के कंट्रोल में कोई चीज़ है, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, वो इंतजामात हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो भत्ताखोर शहर में फिर सरगर्म हो गए हैं, इसको डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। भत्ताखोर फिर सरगर्म हो गए हैं जी, और पुलिस को अगर इतला किया है तो आप यकीन जानिए कि उसके रिएक्शन में बजाय इसके कि पुलिस को इकदाम करती और उस चीज़ को कंट्रोल करती, उसी ताजर के घर पर उन लोगों ने आकर फायरिंग कर दी। मतलब दंदनाते फिर रहे हैं यहाँ पर। तो दीदा दिलेरी देखें उनकी कि आपने पुलिस को फोन किया, ये ने फिर आपके घर में दरखास्त क्यों दी है, आए जी आपके घर पे फायरिंग करते हैं। अगर खुदा न खास्ता इस फायरिंग में नुकसान हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? किसी ने नहीं होना। पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करनी, किसी ने नहीं पूछना, नुकसान उसी को होना जिसके घर में होना। बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपके सामने है। जिस तरह आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हम लोग हो चुके हैं कि ख़वातीन घरों की दहलीज पर लूटी जा रही हैं, डकैती आपके सामने है, रोज़ाना उनकी वीडियोज़ सामने आती हैं, किस तरह आराम से लोग आते हैं, लूट मार करके चले जाते हैं। पुलिस ने आज तक क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और फिर सबसे ज़्यादा कि मास्क का इस्तेमाल और फिर उसके बाद हेलमेट का इस्तेमाल, ये चीज़ें जो हैं इनको ख़त्म। इन चीज़ों को भी छोड़ दें। कंट्रोल कब होता है क्राइम? जब आपके किसी भी थाने में या आपकी पुलिस एक्टिव नज़र आती है, जब एक खौफ की फ़िज़ा होती है कि ये यूनिफॉर्म का खौफ होता है कि अगर हम कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस होंगे तो ये यूनिफॉर्म हमें पकड़ेगी। सिबरा साहब, यहाँ पर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए कि अगर हमने पुलिस को रिपोर्ट कर दी है तो अब हम सेफ हैं। यहाँ तो उल्टा मामला है कि आपने पुलिस को रिपोर्ट कर दी है और अब आपके ऊपर भत्ता मांगने के साथ साथ घर पे गोलियां भी बरसाई जाएंगी। देखें ये रवैये की बात है। पुलिस का डर खौफ नहीं है इसका मतलब। इसमें ये तो वाज़ेह है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इससे तो ये लग रहा है कि इस पे तो ये हालात हैं कि आपने एप्लीकेशन दी और उसके बाद आपके घर पर फायरिंग होगी, उससे बड़ा जुर्म हो गया।
आपसे पहले भत्ता मांगा गया, नहीं देंगे तो यही होना था, लेकिन दरखास्त देने पे ये हो गया। मुझे बताएं, हमारे पुलिस का जो रवैया है, बेसिकली बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो लोग थाने में जाते ही नहीं है, वो रिपोर्ट ही नहीं करवाते, वो इसी वजह से नहीं जाते। उनको पता है कि हम उन्होंने जाके वन विंडो पर या जहां भी जाएंगे, अगर आपने एप्लीकेशन दे भी दी तो पुलिस की जानिब से कोई इस तरह के इकदाम नहीं उठाए जाने कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, इसलिए वो इग्नोर करते हैं कि चले नुकसान हो गया, जान बच गई। बेसिकली ये जो मामला होता है उसके बाद आप अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते जाते हैं और अल्टीमेटली पुलिस जो है वो आपके उसकी वजह से आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। यहाँ भी यही है कि 50 लाख रुपए भी मांगे गए, उसके बाद घर पे फायरिंग भी होगी। अब इस बात को 24 घंटे गुजरने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्टिविटी की, पुलिस ने किसी बात की निशानदेही की। वो ताजिर सिर्फ ये डिमांड कर सकेगा कि जी एक्शन ले, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, लेकिन इन दी एंड ऑफ द डे क्या होगा कि वो भत्ता पे करने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि अपनी और अपने घर वालों की जान ज्यादा प्यारी है, क्योंकि पुलिस तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर नहीं रही है। कोई पूछने वाला है ये पूरे सिस्टम में? आप हर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कुछ अरसे के बाद आप तमाम ब्यूरोक्रेसी चेंज कर देते हैं, आप SHOs को शफल कर देते हैं, SPs को शफल कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए। यहाँ तो हालात ये हैं कि भत्ता मांगना जो है वो आम हो चुका, घरों में गोलियां बरसाई जा रही हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तब्दीली की बात कर रहे हैं तो फिर तब्दीली का नारा तो ऐसे ही होता है ना कि 3 महीने बाद IG हटा दिया, 6 महीने लगाया उनको हटा दिया, 8 महीने चीफ सेक्रेटरी लगाए उनको हटा दिया, होम सेक्रेटरी लगाए उनको हटा दिया। तो ये चीज़ें इसी तरह आप मुझे बताएं कि एक सिस्टम को समझने के लिए आप किसी ऑफिसर को बैठने नहीं देते और फिर आप जो मुजाहरे की वजह से एक दफ़ा फिर ये बात सामने आ रही है कि दोबारा तब्दील करने जा रहे हैं अफसरान को, IG CCPO, इन चीज़ों की बातें हो रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मुझे बता, इस तरह जो मामलात हैं वो किस तरह चलेंगे कि एक ऑफिसर आप उसको बैठने नहीं दे रहे, उसको कोई इस तरह की प्लानिंग करने की या मनसूबाबंदी करने का टाइम ही नहीं दे रहे, तो फिर किस तरह ये मामलात आगे चलेंगे। इसलिए किसी को अगर पोस्ट करें तो फिर उसको ऊपर प्रेशराइज करें, फिर उसको मॉनिटर करें साहब, तो फिर कोई काम नहीं करेगा। जिम्मेदारी पता होगा कि उसकी जिम्मेदारी नहीं है, हर 2-4 महीने बाद उसकी ट्रांसफर आ जानी है, वो जवाबदेह नहीं होगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आपने सिस्टम ऐसा बना दिया है कि किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती और सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखें, ट्रांसफर अगर इसका हल है कि आपने सब चीजें आपके बरे जिम्मा, उससे आपको करार दे दिया जाएगा और माजी के जितने आपके गुनाह हैं उनसे आप निकल जाएंगे, तो ये प्रैक्टिस तो हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि एक बंदे को आप पोस्ट करते हैं, उसको कुछ दिन बिठाएं और फिर उससे उसका रिजल्ट लें, उससे नताइज लें। अगर वो नताइज नहीं देता तो फिर उसकी कुछ सजा तो है ना। आपके जो डिपार्टमेंटल रूल्स हैं, कवानीन हैं, उनमें जजा सजा तो है। अब कोई हलफ उठाया हुआ इन लोगों ने कि हमने आवाम को तहफ़्फ़ुज़ किस तरह देना है, आवाम के जो मामला है उसको आगे लेकर चलूंगी कि यहाँ पर तब्दीली तो सिर्फ यही थी, उन्होंने कहीं ना कहीं तो दिखाना है ना कि तब्दीली आई है, तो वो तब्दीली जो है वो तबादलों की मद में है, वो तकर्रो तबादले होंगे तो यही उनकी तब्दीली है, अदरवाइज आवाम के लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे जी। सिस्टम चेंज करने की बात करती है ये गवर्नमेंट कि हमने सिस्टम चेंज करना है, टैक्स नेट में इजाफा करना है और शहरियों को इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बनाना है, जहाँ पर वो टैक्स जिम्मेदारी के साथ पे करें और लोगों की फलाह बहबूद के ऊपर वो महंगी गाड़ियाँ और प्लॉट्स जो लोग छुपा रहे हैं अब वो FBR के शिकंजे में आ जाएंगे, क्योंकि रीजनल टैक्स ऑफिस जो है वो मुतहरिक हो गया है और अकाउंट्स आपके मुंजमद होंगे, कार्रवाई शुरू कर दी गई। देखिए मेरी बात सुने, इसमें कौन जिम्मेदार है? ये जो मामला छपा है इसमें तो हम लोग जिम्मेदार है ना, जो लोग अपना टैक्स नेटवर्क में आना नहीं चाहते, जो अपना पैसा छुपा रहे हैं कि वो टैक्स देना ही नहीं चाहते, तो फिर वो जो एतमाद है गवर्नमेंट पे इन लोगों का वो ख़त्म हो चुका है ना, कि वो आपको वो उनका जो पैसा है अगर वो उसको सामने लाएंगे तो उस पर उनको टैक्स देना पड़ेगा। अगर टैक्स छुपा रहे हैं इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट जो चाह रही है, जब नई गवर्नमेंट आई थी उन्होंने यही कहा था कि हम टैक्स नेटवर्क में सब लोगों को लगाएंगे। अल्टीमेटली क्या हुआ, कोई बिजली के बिल में टैक्स लगा दिया, कोई किसी बिल में लगा दिया, वो आप जबरदस्ती गरीब आदमी से तो टैक्स ले रहे हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, जो महंगी गाड़ियां हैं, जो इस तरह के प्लॉट्स खरीद रहे हैं और जिन्होंने अपना पैसा छुपा के रखा हुआ है, इनको कौन पकड़ेगा? FBR भी नहीं पकड़ सकता। मैं आपको बताऊं, नोटिस तो भेज रहे हैं सिपरा साहब, नोटिस क्या होता है? ना करने वालों के नहीं, नोटिस क्या होता है? एक्टिव तो हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना अभी एक्टिव हो रहे हैं, हुकूमत जाने वाली एक्टिव हो रहे हैं। देखें, हुकूमत का तो नारा आज से 3.5 साल पहले था कि हम सब लोगों को टैक्स नेटवर्किंग में लाना पड़ेगा, हम लोग देते हैं तनख्वाह। इतना डिसअपॉइंटमेंट ना शो करें। DHA के 300 लोगों को उन्होंने नोटिस भेज दी है, तो फिर क्या रिकवरी क्या हुई है? रिकवरी अभी तक कुछ नहीं हुई है। जवाब ना जमा कराने पर धमकियां दी जा रही है कि जी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि वो 300 लोग एक्चुअली रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उनको वाकई में ये उस शिकंजे में ले आएंगे जहां पर कार्रवाई होगी? कभी भी नहीं, जबरदस्ती कोई चीज भी जो है उस पर अमल दरामद आप नहीं करवा सकते।
सिवाय हेलमेट पहनने के। 500-500 दे चलान कर दो, 700-700 दे चलान मुझे लग रहा है आपका चलान हुआ, आपको बार बार आ जाके ना हेलमेट याद आ रहा है और आप शायद हेलमेट के बगैर। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि एतमाद की फिजा होनी चाहिए। अगर हुकूमत कुछ करना चाह रही है तो करोड़ों आवाम हैं उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन एक एतमाद तो उनमें बनाएं कि हम लोग जो टैक्स जमा करवा रहे हैं इसका पैसा कहाँ जाएगा, ये हमें सब्सिडी की सूरत में वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ तो ये अलमिया है की सूरत में, आवाम की किसी तरह भी ये हुकूमत क्या कर रही है, टैक्स नेटवर्क में भी लाना चाह रही है और दूसरी तरफ से सब्सिडी भी खत्म कर रही है, तरक्याती काम भी नहीं करने। तो मुझे बताएं कि टैक्स नेटवर्क में लाने का या उनसे पैसा इकट्ठा करने का फिर क्या फायदा है। तो इसलिए मैं एतमाद की बात कर रहा हूं ना कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। और तो सिप्रा साहब हमारा हक भी है पूछना, क्यों नहीं पूछेंगे। 3 सालों में इन्होंने जो रिटर्न फाइल सबमिट कराने वाले टैक्सनेट में लोग हैं उनमें इजाफा तो हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वहीं पर आप एक ऐसा सिस्टम नहीं बना सके कि मैं खुद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपनी रिटर्न फाइल सबमिट करूं कि मुझे इसमें ज्यादा फायदा है अगर मैं नॉन फाइलर रहूंगा या मैं टैक्स जमा नहीं कराऊंगा तो उसमें मेरा नुकसान है। देखिए जिसने अपना पैसा छुपाना है वो तो कभी भी नहीं आएगा, वो तो बैंकिंग में या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कभी भी नहीं करेगा। और जिस तरह मैंने शुरू में बात की तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो हमारी अपनी है कि हम टैक्स नेटवर्क में शामिल हूँ, लेकिन आगे उसका आउटपुट भी हो ना, सिस्टम अच्छा होगा, आपका एतमाद गवर्नमेंट पर होगा तभी आप। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि उसका आउटपुट भी हो। हमारे यहाँ क्या है कि फाइलर का जब एक चीज चली बहुत सारे लोग फाइलर भी हुए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आप कुछ पैसों पे आपने लिमिट रख दी, गाड़ियों पे आप सीसी पे रख दी कि इतने सीसी पे जाएंगे तो आपको उसका जो है टैक्स देना पड़ेगा, लोग ऑटोमेटिकली उसमें आए। इवन के बिजली और गैस के बिलों पर हमने एक बॉक्स बना दिया, उसमें कहा कि आप आईडी और मोबाइल नंबर लिखें ताकि आईडी कार्ड जो है वो हमारे पास मौजूद हो जाए और रजिस्टर्ड लोग हो जाएं ताकि हम उनको चेक कर सकें कि उनके अकाउंट्स में कितने पैसे हैं या वो ट्रांजैक्शन क्या करते हैं। तो इस तरह की हुकूमत तो करती रही, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए था कि इधर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खिताब करते हैं कि हमें टैक्स नेटवर्क में आना है और अगले दिन जो है वो लाइनें लगी होती हैं FBI या बाकी तमाम डिपार्टमेंट में या वुकला के साथ कि हम लोग फाइलर बनने जा रहे हैं। फैंटेसी वर्ल्ड में फिर रहे हैं आप, लाइनें लगी होगी FBI के ऑफिस के बाहर, यहाँ हॉस्पिटल्स में लगी हैं, यहाँ आटा लेने के लिए लगी हैं, यहाँ घी चीनी के लिए लगी हुई है। देखें ये एतमाद होता है, मैं उसी एतमाद की बात कर रहा हूँ कि हुकूमत कोई बात करे आवाम उनके साथ खड़ी हो, लेकिन ये उस सूरत में होता है जब आप डिलीवर करते हैं, जब आवाम तवक्को कर रही होती है 100% कर रहे हैं। गरीब आदमी के लिए महंगाई और बाकी चीजों की मद में इस कदर इजाफा कर दिया है कि गरीब आदमी को सिर्फ ये परेशानी है कि उसने 2 वक्त की रोटी पूरी करनी है। अमीर आदमी आपके सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं करता है और वो वही टैक्स चोरी के मामलात आ जाते हैं जिसमें आप अपने असासाजात शो नहीं करते। तो गवर्नमेंट को रीथिंक करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसी से, किस तरह से वो इस सिस्टम को ऐसा बनाए कि सिप्रा साहब वाली बात किसी दौर में किसी वक्त में सच साबित हो जाए कि लाइनें लगी हों और लोग खुद टैक्स नेट में शामिल हो रहे हों। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस जानिएगा, फिर दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब चलते हैं शहर के मौसम की तरफ। शामें तो हमें पता है थोड़ी सी ठंडी होना शुरू हो गई है, मौसम में खुनकी भी महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत क्या रहेगा टुडेज वेदर में आपको बता देंगे। कोमल हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल बताइएगा आज दिन भर में शहर लाहौर का दर्जा हरारत क्या रहेगा? जी बिल्कुल सिमर, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम जो है बहुत ज़्यादा खुशगवार है। सूरज ने भी आंखें दिखाई हुई हैं, सर्दी का एहसास भी कम हो रहा है, जबकि ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला भी बरकरार है। मौसम खुशगवार होने की वजह से दर्जा हरारत में भी अच्छी खासी कमी देखने में आ रही है और इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% और हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई ये की जा रही है कि आज दिन भर मौसम जो है वो खुश्क रहने वाला है और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 15 डिग्री रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और लाहौर में स्मोक का राज भी बरकरार है, जबकि शहरों को हिदायत की जा रही है कि घरों से निकलते वक्त अपने मुंह को ढांप के जो है वो अपने घरों से निकले। और बात की जाए लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से तो जो प्राइवेट मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है और आज 398 तक जा पहुँचा है, जो कि शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा मीज़र है। इसलिए
शहरियों को हिदायत की गई है घरों से निकलते वक्त मास्क इस्तेमाल को लाजमी बनाएं। और बात करूं मैं नवंबर के हवाले से, तो शहर लाहौर में जो है वो नवंबर में भी स्मोक का राज यूं ही बरकरार रहने वाला है, जबकि सर्दी में जो है वो अच्छा खासा इजाफा देखने में आएगा। सर्दी में अच्छा खासा इजाफा देखने में आएगा आने वाले दिनों में। कोमल, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन एक बात आपने बड़ी अच्छी की, आपके पीछे भी हमें हेज नजर आ रही थी, तो शहरियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, आपको स्मॉग से भी बचा कर रखेगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जी। आपने अगर नया मोबाइल लेना है तो हमारे पास आज जो मोबाइल की लिस्ट है वो आपको बताएं। मोबाइल रेट्स में सबसे पहले है जी Oppo A5, जो कि आपको मिलेगा 29,999 रुपीज में। उसके बाद है हमारे पास Oppo A53, जिसकी प्राइस मार्केट में है 27,999 रुपीज। Oppo F1 अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो आपको मिलेगा 23,900 रुपए में। और इससे थोड़ा सा अच्छा लेना चाह रहे हैं तो Oppo F3 है जी, जो आपको मिलेगा 28,900 रुपए। इसी के साथ अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, बचत बाजार। बचत बाजार में सबसे पहले आपको बताएंगे सेल्स कहां लगी हैं, ताकि अगर आपका शॉपिंग का मूड हो रहा है तो आप अपने पैसे बचा सके। तो सबसे पहले जी अलकरम पर सेल लगी है अप टू 30%। एथनिक पर भी अप टू 40% तक ऑफ मिलेगा। मीमी फैशन ब्रांड पर आपको 40% तक ऑफ मिलेगा। और नेक्स्ट ब्रांड लॉरेंसपुर, जिस पर आपको अप टू 50% तक ऑफ मिलेगा। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और आज के भाव शामिल करते हैं जी। तो सबसे पहले हम मायदा का रुख करेंगे और जो सब्जी मंडी में मौजूद हैं सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं और सरकारी नरखनामा जो जारी किया गया है क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, ये मायदा ही बताएंगे जी। मायदा जी बिल्कुल, इस टाइम मैं टाउनशिप की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। हमारी हुकूमत है जो है यहाँ पे सब्जियाँ एक जो गरीब आवाम है उसके लिए इतनी महंगी कर दी हैं कि उनके लिए क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं। दूसरी यहाँ पर जो सब्जियाँ जिन्होंने लगाई हैं कुछ उन्होंने भी रेट्स जो हैं वो बढ़ा चढ़ा कर लोगों पे मुसल्लत कर दिए हैं कि गरीब आवाम के लिए यहाँ से भी सब्जियाँ ख़रीदना मुश्किल हो गई हैं। मेरे पास कुछ सब्जियों के रेट है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर देखिएगा कि क्या वाकई ही जो है वो गरीब आवाम की पहुँच से दूर है, क्योंकि हमारी गरीब आवाम के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इतनी सब्जियां खरीद सकें और अपने घर का चूल्हा 2 वक्त जला सकें। यहाँ पर कुछ सब्जियों के रेट मेरे पास मौजूद हैं। टमाटर जो हैं वो 55 रुपये से 60 रुपये फ़रोख्त हो रहे हैं। अदरक का जो रेट इस टाइम यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जिस रेट पर वो 285 से 310 रुपये जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज जो है वो 50 से 60 रुपये यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन जो है 270 से 280 रुपये तक यहाँ फ़रोख्त हो रहा है। आलू जो हर सब्ज़ी में इस्तेमाल किया जाता है वो भी यहाँ पर जो है 60 से 70 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। शलजम यहाँ पर 80 रुपये फ़रोख्त हो रही है। गोभी जो है वो 70 रुपये यहाँ पर फ़रोख्त हो रही है। मटर 220 से 250 तक उनका रेट चला गया है। करेले जो हैं वो 100 से 120 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। हमारी आवाम जो है वो बार बार इस चीज़ की अपील करती है हमारी हुकूमत से कि प्लीज़ उनके लिए कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएं ताकि वो भी अपने घर में जो है 2 वक्त का चूल्हा जला सके। ये सब्जियों के रेट जो है वो कम किए जाएं ताकि वो अपने बच्चों का और अपना पेट पाल सके। पहले मटन और चिकन जो है वो भी बीफ और ये भी सब चीज़ें जो हैं गरीब आवाम की पहुँच से दूर हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब्जियाँ भी जो हैं वो गरीब आवाम की पहुँच से दूर कर दी गई हैं। जी मायदा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। ओपन मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतें आप बता रही थी और हमेशा की तरह आज भी सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अलबत्ता जो गवर्नमेंट ने रेट्स जारी किए हैं, दुकानदार एक साइट पर जो है वो स्टॉल लगा देते हैं जिसमें गले सड़े लो क्वालिटी की तमाम प्रोडक्ट्स सब्जियां फल रख दी जाती हैं और सरकारी नरखनामे पर सिर्फ वो मिलता है, बाकी अपनी मनमानी और मनमौजी कीमतें जो हैं वो वसूल की जा रही हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी और जेनिथ पर आपको मीट रेट्स भी बताएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले बीफ रेट है, जेनिथ पर आपको मिलेगा 630 रुपीज़ पर केजी और बीफ कीमा जो है वो आपको मिलेगा 735 में। जेनिथ पर मटन रेट जो है वो है जी 1450 रुपये और मटन कीमा जो है वो आपको मिलेगा 1585 रुपये में।
गवर्नमेंट रेट्स के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 226 रुपए किलो और उसका बना हुआ गोश्त 328 रुपए। अंडों की कीमतों की बात की जाए तो रिटेल पर अंडे जो हैं वो आपको मिलेंगे 175 रुपए दर्जन, होलसेल पर 173 रुपए और गोरमे पर अंडे अवेलेबल हैं 174 रुपए दर्जन। और प्रोग्राम में अब शामिल करेंगे माल का हाल। जी, और माल के हाल में करेंसी एक्सचेंज रेट्स पर नजर डालते हैं। और इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अमूमी तौर पर यह तस्वुर किया जाता है कि ख़वातीन के लिए बड़ी लिमिटेड फील्ड्स हैं और वो कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जिसमें वो काम कर सकती हैं, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है जब हम अपने स्टूडियो में, अपने प्रोग्राम्स में ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जो ना सिर्फ अपनी वो ख़वातीन जो अपनी घरेलू जिम्मेदारियां बड़े बेहतर अंदाज में निभा रही हैं, बल्कि ऐसे डिपार्टमेंट्स में काम कर रही हैं जहाँ ना सिर्फ मर्दों के शाना बेजाना काम करना है, मर्दों के खिलाफ भी काम करना है, उनसे लड़ना भी है, अपनी पॉलिसी उनके ऊपर इम्पोज करानी है और अपनी रट कायम करनी है। ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन जो है वो हमारे लिए ना सिर्फ इंस्पिरेशन बल्कि एग्जाम्पल्स होती हैं कि कैसे आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके, मैनेज करके अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चल सकते हैं। लेकिन उसका राज क्या है ये आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर मौजूद हैं साइमा आफ्ताब साहिबा, जो कि 3 माह से यहाँ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। उससे कबल भी लाहौर में तैनात रही हैं, इससे पहले फैसलाबाद में भी तैनात थी। उनसे हम बात करेंगे और आपकी मुलाकात भी कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और जैसे मैं अभी जिक्र कर रही थी कि कस्टम्स का डिपार्टमेंट, कस्टम्स इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट दोनों तरह से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। एक तो आपने जिस पे अपना सिस्टम और रूल्स इम्पोज कराने हैं वो भी ज़्यादा डोमिनेटिंग तादाद मर्दों की है, काम भी मर्दों के साथ करना है। ये कैसा रहा आपका सफ़र अब तक का और ये एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह 3 मंथ से मैं यहाँ पर हूँ। ये बेसिकली ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड एंटी स्मगलिंग का भी काम है और अप्रेजमेंट या पोर्ट्स को वॉच करने का काम भी इंटेलिजेंस के पास है। सो ये दोहरा काम हमारे पास है। एक एंटी स्मगलिंग का विंग है और एक विंग है जो पोर्ट्स को ओवरव्यू करता है या वॉच करता है कि वो लोग जो है मुनासिब तरीके से काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक ये है कि मर्दों वाली बात आपने की और एक उनका डोमिनेंट पार्ट है ऑब्वियसली अमॉन्ग दी स्टेक होल्डर्स में भी, और जिनको हमने कैच करना है उनमें भी, और जिनसे हमने करवाना है वो लोग भी, जाहिर है ज़्यादा उनमें तादाद मर्दों की है। लेकिन अब 21 साल मेरी नौकरी हो चुकी है कस्टम्स में और प्रीडोमिनेंटली चूँकि पहले भी मेल डोमिनेंट डिपार्टमेंट था, तो अब तो काफ़ी हद तक इसकी मुझे आप समझ लें कि आदत हो गई है, एक एक्सपर्टीज़ हो गई है। लेकिन डेफिनेटली एक एंटी स्मगलिंग का काम चैलेंजिंग होता है और उसमें बड़ा प्रॉम्प्टली आपको चीज़ों को देखना पड़ता है और डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। और मेरा ये ख्याल है कि जब आप कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग तो फिर ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता कि मेल्स को उसके लिए एग्जीक्यूट कराने के लिए। ऑब्वियसली सड़कों पे ज़्यादा मेल्स होते हैं जो कि इंटरसेप्ट कर रहे होते हैं ट्रक्स को, गुड्स को, तो वो फिर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लेकिन उनको जाहिर है एक कमांडिंग पोजीशन में आपने लीड जो कर देना है लीड। अगर आप उनको लीड नहीं देंगे तो फिर एक प्रॉब्लम होता है। अच्छा, मैं अभी कुछ डेटा देख रही थी और जब से डायरेक्टर साहिबा पोस्टेड हुई हैं तब से लेकर 83 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत का स्मगलशुदा सामान पकड़ा गया है। तकरीबन 8.25 करोड़ रुपए की लग्जरी गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। कैसे ये सिस्टम सेटअप किया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है कि ये स्मगलशुदा सामान है या मुखबरी का सिस्टम चलता है या कैसे? ज़्यादातर हमारे यहाँ मुखबरी का ही सिस्टम चलता है और ये क्योंकि चीज़ें आ रही होती हैं, 2 तरीक़ाकार है उनको पकड़ने के। एक तरीक़ाकार ये है कि आप सड़कों पर मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दें, अपने लोग खड़े कर दें और वो जो सस्पिशियस ट्रक या गाड़ी उनको नज़र आए, नाके नहीं हम लगाते, हम चीज़ों को रोकते नहीं हैं, लेकिन हम साइड्स पे खड़े होके जैसे वॉच कर रहे होते हैं। और उसके बाद अगर हमें कोई चीज़ सस्पिशियस नज़र आती है, ट्रक है या गाड़ी है स्मगल्ड या ऐसी कोई चीज़ है, तो उसको हम वहाँ सड़क पे ही देयर एंड देन इंटरसेप्ट करके और उसको फिर हम उसको वेरीफाई करके, और अगर वो नहीं वेरीफाई हो पाती तो हम उसको ज़ाहिर है जब्त कर लेते हैं।
इसी तरह इंफॉर्मेशन बेस्ड भी हमारा सिस्टम चलता है। दूसरा हमारी स्ट्रीम वो है कि वी हैव जनरेटेड इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ इन्फॉर्मर्स कि जो हमें फिर इंफॉर्मेशन देते हैं कि इस तरह गुड्स की मूवमेंट है, इस तरह फलान घर में कोई नॉन कस्टम पेड गाड़ी खड़ी है, इस तरह फलान गोदाम में स्मगलिंग का सामान पड़ा हुआ है, फलान जगह पे सिगरेट्स पड़े हैं, फलान जगह पे बीटल नट पड़ा है या ड्रग्स हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती हैं और फिर वहाँ पे हम लोग रेड करते हैं। अच्छा, ड्रग्स वाले में तो एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जी वो भी ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसकी कैपेसिटी में कोलैबोरेशन हो जाती है। डायरेक्टर साहब ये कहिएगा कि स्मगल शुदा सामान, जैसे मैंने भी लिस्ट बताई, लाहौर में खास तौर पर ज़्यादातर सामान कौन सा है जो स्मगल होकर आता है? अक्सर हम खबरें देखते हैं उसमें मोबाइल फ़ोन एसेसरीज, LEDs या इस तरह की चीज़ें हैं। आपके डाटा के मुताबिक ज़्यादा चीज़ें कौन सी हैं? लाहौर एक्चुअली बहुत बड़ी मार्केट है स्मगल्ड सामान की, इस वजह से यहाँ सामान ज़्यादा पकड़ा जाता है लाहौर में कि चूँकि कंज्यूम सारा लाहौर में होना होता है, लिहाजा इनवेरिएबली वो जहाँ से भी वो पिल्फरेज किया है मुल्क की सरहद के अंदर, उसने इवेंचुअली लाहौर में ही आना है। ज्यादा बड़ा शहर ये है या कराची बड़े मतलब बड़े शहर कि उनको पे बैक मिल जाएगा, बिल्कुल, और लोग खरीदेंगे और चीजें मार्केट में अवेलेबल होंगी। तो यहाँ पर बहुत सारी स्मगल्ड चीजें आती हैं। बीटल नट एक है आइटम, फिर फैब्रिक एक आइटम है जो आता है, ऑटो पार्ट्स आते हैं, जिस तरह LED की आपने बात की वो हैं, सिगरेट्स आते हैं इंपोर्टेड, और व्हीकल्स आते हैं इंपोर्टेड, जिस तरह से आप बता रही हैं लग्जरी व्हीकल्स स्मगल होके आते हैं। इस तरह की ये 4-5 आइटम्स हैं कि जो ज़्यादा जिनकी वैल्यू है या ज़्यादा क्वांटिटी है। लेकिन लाहौर जैसे शहर में इतनी बड़ी तादाद में सामान आ कैसे जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है? क्या देर एंड देन एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा? किस तरह से हम मेक श्योर कर सकें कि सामान एंटर ही ना हो? यहाँ लाहौर में तो ऐसी मार्केट्स भी हैं जहाँ बाकायदा ओपन खुला स्मगल शुदा सामान बिक रहा है और लोग बेच रहे हैं। ऐसे ही है। इसके लिए देखिए हमने काफ़ी मेहनत की और बहुत स्ट्रेटजीज ये अपनाई कि हमने उन गोदामों पर और उन इलाकों में भी रेड किया जिनको नो गो एरियाज तकरीबन कस्टम्स के लिए समझा जाता था, कि वहाँ पे चूंकि वो माफियाज जो स्मगलिंग के हैं वो इतने स्ट्रांग थे कि वो आपको एंटर ही नहीं होने देते थे। और इस तरह से तो 2 स्ट्रेटजीज, एक तो ये कि लाहौर की एंट्रेंस पॉइंट्स पे ही कोशिश की जाती है कि जब वो इन रूट ही हो, सामान रास्ते में ही हो, तो उसको उसी वक्त ही इंटरसेप्ट कर लिया जाए, तो वो जाहिर है कि ज़्यादा एक बेहतर स्ट्रेटजी होती है और उसमें हमें कामयाबी मिल भी रही है अब। लेकिन ये है कि कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी होती हैं कि अगर सामान बिलफर्ज हमारे से स्लिप होके पहुंच गया है और टाइमली हम उसको नहीं इंटरसेप्ट कर सके, तो फिर उन गोदामों पर भी हम गए हैं और हमारे लोग जख्मी हुए हैं, हमारे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, हमारी गाड़ियों तक को तोड़ा गया और हमारे सीनियर लेवल के DC AC ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने पत्थर पड़े उनको और वो जख्मी हुए और सारा कुछ हुआ। लेकिन ये है कि एक दफा सामान होता है तो रेजिस्टेंस बिल्कुल, तो एक दफा आप जब इन जगहों पर जाकर अपनी रेट एस्टैब्लिश करते हैं तो उन्हें फिर कम से कम ये गलतफहमी नहीं रहती कि ये लोग हम तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। अब उनको ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग पहुंच जाएंगे जहाँ पे भी हमें सामान नजर आएगा, चाहे वो जितना ही उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, वहां पर हम एक दफा अपनी प्रेजेंस जाकर शो करवा रहे हैं। बिल्कुल सही। और इससे ये भी होता है कि अगर आपने एक कहीं गोदाम में छापा मारा है तो 10 और लोग जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक मिसाल, उनके लिए बड़ी डिटरेंस हो जाती है कि जी ये लोग तो पहुंच जाएंगे और ये लोग हमें माफी नहीं देंगे इस बात की। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि कानूनी कुछ शिकम ऐसी होती हैं जिसकी वजह से मुल्जिमान या इस तरह के लोग जो पकड़े जाते हैं वो दे गेट अवे विद इट। जी जी, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? कि एक जो मैं अभी बात भी कर रही थी कि इबरत की मिसाल बनाई जाए उन लोगों के लिए जिनका गोदाम पकड़ा गया, सामान पकड़ा गया और सजाएं भी सख्त होनी। बिल्कुल ऐसे। उसके लिए डिपार्टमेंट क्या पॉलिसी? उसके लिए हम लोग अब ये कर रहे हैं कि हम लोगों ने पहले यहाँ पे ये स्ट्रेटजीज हम लोग मतलब पहले ये होता था कि अगर फॉर एग्जांपल कंटेनर पकड़ा गया है तो जाहिर है मौके पर कंटेनर का ड्राइवर या कंडक्टर मौजूद है और उस पर ही FIR दे दी जाए और उस तरह से वो सारा प्रोसेस चलता रहता था। फिर उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता था क्योंकि जाहिर है ड्राइवर और कंडक्टर गरीब आदमी है और उसको कब तक हम ग्रिल करते रहेंगे इस चीज़ के लिए। लेकिन अब हमने ये चेंज किया है कि अगर हमें मालूम है कि ये किसी नामवर स्मगलर का सामान है तो हम डायरेक्ट स्मगलर के नाम पे FIR दे रहे हैं ताकि वो लोग इसमें इम्प्लीकेट हो और उन्हें ये बर्न फील हो कि हम उनको एक्चुअली चेज कर रहे हैं। वी आर नॉट चेजिंग दैट ड्राइवर एंड कंडक्टर। प्लस हम लोग ये भी कर रहे हैं कि हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाइयां भी इन लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। जबरदस्त। क्योंकि जाहिर है स्मगलिंग सारी एक इनफॉर्मल इकोनॉमी से जनरेट हो रहा है, उसका पैसा भी और सारा कुछ हो रहा है।
तो इस वजह से हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की भी उनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और नामवर जो बड़े स्मगलर्स हैं उन पे हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की FIRs भी की हैं। सो एक्चुअली वी वांट कि उनको जस्टिस जो है वो सर्व किया जाए। बिल्कुल, एंड आई थिंक दैट्स हाउ सिस्टम वर्क्स कि आप मेक श्योर करेंगे कोई भी लकूना जो है वो उनको निकले। जी बिल्कुल। लेकिन अब मुझे राज बताएं कि आप इतना काम जिसमें आपको टाइम भी चाहिए, जहन भी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, और फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं? बस जी, होता तो जाहिर है इट्स अ वेरी अपहिल टास्क, क्योंकि फैमिली को की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे तो ज़रा बड़े हैं, एक बेटा A लेवल में है और बेटी जो है वो कॉलेज जा रही है, ग्रेजुएशन में है। लेकिन जाहिर है जूं बच्चे बड़े होते हैं उनके मसाइल और ज़्यादा वो हो जाते हैं कि जी रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा हैं, तो उस लिहाज से फिर इट इज़ डिफ़िकल्ट। कभी हमारा ऑपरेशन ऐसे है कि रात शुरू हुआ है तो सारी रात चल रहा है, फिर दिन में भी ऑफिस जाना है, फिर इस तरह से हेक्टिक तो हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। लेकिन ये है कि होम स्टेशन पे मेरी इस वक्त पोस्टिंग है लाहौर में, मेरे बच्चे भी यहीं पर जा रहे हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, और मैं भी यहाँ पर हूँ, तो फिर कोशिश होती है कि वीकेंड्स पे या कोई ऐसा दिन है कि लाइट दिन है और नहीं इतना ज़्यादा काम, तो उसमें तो उनको फिर हम कंपनसेट बैलेंस हो जाता है। लेकिन आई एम श्योर कि आपको बचपन में, इन बच्चों के बचपन में थोड़ा, हाँ जी, उस वक्त बड़ा मुश्किल था, लेकिन अभी भी मेरा एक छोटा बेटा है और उसके लिए ज़्यादा बल्कि ये मुझे एफर्ट करनी पड़ती है कि वो स्पेशल नीड्स किड है, तो वो जाहिर है उसके ऊपर हर वक्त मेरी फोकस रहता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को फिर मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा साइमा साहिबा, अभी जैसे आप कह रही थी कि अक्सर रात भर ऑपरेशन भी चल रहे होते हैं, जी ऐसे कोई वाकया हमारे साथ शेयर करें, कोई इंटरेस्टिंग वाकया जिसमें उस रेड में आप खुद मौजूद थी, उस ऑपरेशन का हिस्सा थी? नहीं, एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ है कि मेरी जो नौकरी का थोड़ा सा पैटर्न रहा वो ज़्यादातर पोर्ट्स पे मेरी नौकरी रही है, तो मैं एंटी स्मगलिंग वाले ऑपरेशन में आप समझिए कि प्रैक्टिकली तौर पे अगर इस वक्त मेरी पोस्टिंग हुई है तो आप 3 महीने, हाँ जी, इस तरह से मेरी एंटी स्मगलिंग में पहली दफ़ा पोस्टिंग हुई है, और इस वक्त मेरा वो चूंकि सुपरवाइजरी लेवल पे हूँ मैं, तो नॉर्मली आई एम नॉट फिजिकली प्रेजेंट एट द रेड्स, लेकिन ये है कि बैक एंड पे उनको जो सपोर्ट चाहिए, जो डायरेक्शंस चाहिए कि अब मतलब गोदाम में जाना है, नहीं जाना है, अब ये सिचुएशन है, अगला कदम क्या उठाना है, के साथ भी वो उस तरह से कांटेक्ट करना, और दूसरा ये कि इन चीज़ों को सुपरवाइज करना कि जी अब एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, अब हमें फॉर एग्जांपल पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए, अब हमें मुजरिम की लोकेशन चाहिए। इसी तरह एक इंटरेस्टिंग वाकया इसमें पिछले दिनों ये हुआ कि एक गोदाम में से हमने कुछ सामान इसी तरह स्मगलिंग का था, और उस एक्यूज्ड को हमने अरेस्ट करना था, तो हम उस एक्यूज्ड को चेस करते रहे, और वो लोकेशंस हम शेयर कर रहे हैं और ले रहे हैं और दे रहे हैं एक दूसरे को। उस एक्यूज्ड ने हमें पूरा लाहौर घुमाया, यानी वो कहीं से शुरू हुआ और एंड पे वो मतलब बहरिया टाउन से आके और पूरे लाहौर की लोकेशनें हमने ले ली, और 3 घंटे बाद आखिरकार फिर उसके घर DHA जाके हमने उसको रेड किया, एंड एटलीस्ट वी वर एबल टू कैच हिम, और वो फिर हमने उसको बाकायदा मतलब जज के पेश किया है, और अब वो जुडिशियल है जो पूरी चली है, हाँ उसमें भी पूरी एक प्रैक्टिस होती है, बैक एंड ऑफिस पर बैठकर भी, बिल्कुल ऐसे ही में लोग होते हैं उनके साथ, तो उसने हमें इतना एक्चुअली रोटेट किया कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम कामयाब होंगे, लेकिन शुक्र है कि वो एंड पे जो है वो हमारे किसी काबू में आ गया हुआ। साइमा साहब, इस पर हम मजीद बात भी करेंगे कि कैसे बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कॉपरेट करते हैं, क्योंकि पुलिस की जरूरत भी होती है और जो दीगर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, और आप शायरा भी हैं, तो आपसे आपका कोई कलाम भी सुनेंगे हम। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। साइमा आफ्ताब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं कस्टम इंटेलिजेंस की, और हम बात कर रहे हैं उनसे कि प्रोफेशनली और पर्सनली अपनी लाइफ को किस तरह से मेंटेन करती हैं, और कस्टम डिपार्टमेंट्स क्या क्या नई नई पॉलिसीज़ लेकर आ रहा है जिससे स्मगलिंग खास तौर पर रुक सकेगी। साइमा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैंने कहा कि आपकी एक सॉफ्टवेयर साइट भी है जी, और वो सॉफ्टवेयर साइट जो है वो आपकी शायरी है और काफ़ी फेमस भी है, आप खुद शायरी करती हैं, ये शौक कब से पैदा हुआ? ये शौक तो बचपन से ही है। एक्चुअली मेरे फादर पोइट थे, तो उनको घर में ज़ाहिर है देख देख के, और मे बी इट इज़ समथिंग इन द जीन्स, और इस तरह से फिर मैंने मैट्रिक FA में ही शुरू कर दिया था शायरी करना, तो वो चल रहा है एक शौक, उसको साथ लेके चल रहे हैं। उसको साथ लेके चल रही है। कुछ सुनाइएगा अपने कलाम में से। जी, मैं गज़ल से आपको कुछ अशार सुना देती। तगाफुल बेनियाजी का गिला काफ़ी नहीं है, मेरा रास्ता ही रोको अब सदा काफ़ी नहीं है। क्या बात है। तुम्हारे कासाए उल्फत में कुछ सिक्के उछाले, तुम्हारा दिल लुभाया ये सिला काफ़ी नहीं है। ज़मीनी बात है
ठहरेगी आखिर जुस्तजू पर, ज़मीनी बात है ठहरेगी आखिर जुस्तजू पर, हमेशा साथ रहने की दुआ काफ़ी नहीं क्या है। बात है, क्या बात है। चलो अच्छा हुआ रफ्तार तो कम हो गई, पर बिछड़ जाने को अब भी फासला काफ़ी नहीं है। क्या बात है। और आखिरी शेर देखिएगा, जमाले कायनाती मोजज़ा है हुस्ने कुन का, जमाले कायनाती मोजज़ा है हुस्ने कुन का, यहाँ पर इर्तिका का फ़लसफ़ा काफ़ी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। तगाफुल बेनियाजी का गिला काफ़ी नहीं है। एक और गज़ल से मैं 2-3 अशआर आपको सुना दूँ। जरूर। रायगानी की मद में रहना पड़ा, नागहानी की जद में रहना पड़ा, बागे जन्नत में सब बराबर थे, पर यहाँ नेको बद में रहना पड़ा। जबरदस्त। अव्वलन टूट कर मोहब्बत की, फिर मुझे अपनी हद में रहना पड़ा, इस ताल्लुक का नाम क्या रखूं, एक खुशी एक हसद में रहना पड़ा। अरे क्या बात है। हाय ये फिक्र कायनाती फिक्र, और इसे खालो खद में रहना पड़ा। क्या बात है, क्या बहुत बात है। शुक्रिया। जबरदस्त जी, और बहुत खूब आपने वो पूरा आइडिया जो है वो अपने अल्फाज में पिरोया। शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया एंड गुड लक फॉर ऑल द ड्यूटीज जो Thank आपके you so much असाइन जी। की गई हैं। हाँ बहुत जी। शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और इसी के साथ नाज़रीन आपको एक अहम खबर देंगे और आपको बताएंगे कि मजहबी जमात का मार्च रोकने में नाकामी की वजूहात सामने आ गई हैं। और इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत जो कई 15 दिन के बाद से मुसलसल बढ़ रही थी, इस दफ़ा गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि पेट्रोल की कीमत वही रखी जाएगी, ना कमी की जाएगी ना इजाफा किया जाएगा, लेकिन महंगाई कम नहीं हो पा रही है। ये जो डबल फिगर हैं अशयाए खुरोनोश के हवाले से हों या ओवरऑल महंगाई के हवाले से हो, ये किसी तौर कंट्रोल नहीं हो रही है और ज़राए आमदन एक आम आदमी के कम से कम होते जा रहे हैं। अगर हम इस रीजन की ही बात करें तो सबसे ज़्यादा जो परचेजिंग पावर कम है, जो ज़राए आमदन कम है, वो पाकिस्तानी एक आम शहरी जो है वो ले रहा है। और ऐसे में 2 वक्त की रोटी पूरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत से तबकात परेशान हाल हैं। ताजिर बरादरी इस हवाले से क्या कहती है और उनको किन मुश्किलात का सामना है, इस पर आज हम बात करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट ट्रेडर्स एसोसिएशन शाह आलम मार्केट हमारे साथ मौजूद हैं, मियां हारून रशीद। उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तशरीफ आवरी के लिए। आपकी पूरी टीम का शुक्रिया जी, आपने इनवाइट किया हमें। नॉर्मली ये कहा जाता है कि महंगाई जो है, पेट्रोल की कीमतें हों या डॉलर की ऊंची उड़ान हो, उसका इफेक्ट जो है वो आम चीज़ों पर नहीं आना चाहिए। लोग अक्सर आप कहते हैं डॉलर ऊपर जा रहा है तो आगे से आपको कह देते हैं, हुकूमती लोग भी ये कहते हुए नजर आते हैं और मुज़ाहिका खेज़ बयान कि आपने डॉलर लेकर रखे हैं जो आपको परेशानी है। ज़रा समझाइएगा कि किस हद तक ये असरअंदाज होता है हमारी आम चीज़ों के ऊपर भी, हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी। देखिए, डॉलर जो है ये बेसिकली जब भी ये बढ़ता है और इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो टोटली एंड कंज्यूमर तक आते हैं। इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट ताना जैसे आपने कहा देती है ज़रूर कि जी आपने डॉलर इकट्ठे किए हुए हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। आम बंदे के पास तो रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, वो डॉलर कहाँ से इकट्ठे करेगा। ये सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं गवर्नमेंट की प्लानिंग्स होती हैं, वो उसको लेके चलते हैं। उनको कैसे मैनेज करना, उन्होंने डॉलर के उन्होंने जो ज़खायर हैं उनको बेहतर मैनेजमेंट जब तक ये चेक एंड बैलेंस नहीं लाएंगे ना इसके ऊपर, उस वक्त तक हमें ब्लेम कर दिया, अपने ऊपर कोई चीज़ नहीं लेंगे। कोई ये हमारे जो दूसरे दोस्त हैं जो मनी चेंजर्स का कारोबार करते हैं, उनका बिजनेस है, उनके पास डॉलर्स नहीं होंगे तो किसके पास होंगे। सही बात। जब एलसी खोलेंगे, हम बैंक्स में जाएंगे, बैंक्स को हमने पेमेंट्स करनी है तो ताजर उनसे ही खरीदेगा। अगर उनके पास वैसे भी खाम माल जब आपने खरीदना है, बाहर से जितनी चीजें इंपोर्ट करनी है वो आपने डॉलर्स में पेमेंट करनी है, तो वैसे ही आपका रुपया जो है वो डिवैल्यू होगा। लेकिन यहाँ ये कहिएगा कि अमूमन जब भी आपने शॉपिंग करनी होती थी और कोई बड़ी चीज़ें लेनी होती थी तो हम लाहौर की एक बड़ी मशहूर मार्केट है शाह आलम मार्केट, जिसका रुख करते थे। अब वहाँ भी महंगाई का राज नज़र आ रहा है। वहाँ पर भी आपको होलसेल प्राइस इस कदर ज़्यादा है कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें लेना वहाँ से। शाह आलम मार्केट का जहाँ तक ताल्लुक है जी, मैं वहीं पे पला बढ़ा हूँ और हम शुरू से देख रहे हैं कि शाह आलम मार्केट में लोग पूरी मुल्क से परचेजिंग करने होलसेल की मार्केट आते हैं। वहाँ पे सुई से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक अवेलेबल होती है। बिल्कुल सही। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि जब पहले बंदा
दूसरे शहर से आता था 1 लाख रुपया लेके, वो एक पूरा ट्रक भर के लेके जाता था अपनी दुकान के लिए सेल करने के लिए। अब इस डिवैल्यूएशन की वजह से वो 5 लाख रुपया लेके आता है और वो एक पिकअप का सामान लेके जाता है मार्केट से। मतलब इस कदर महंगाई ने उसको डिस्टर्ब किया है कि वो डिस्टर्ब हो गया, उसके साथ साथ जो सेल करने वाले हैं ऑब्वियसली वो भी डिस्टर्ब हो गए। उनकी जहाँ पे सेल रात को कुछ 2-4 ट्रक थे, माल वो होलसेल करते हैं, उनका माइनर सा प्रॉफिट होता है। अब वो वहाँ पे वो बजाय 2-4 ट्रक्स के वो 2-4 पिकअप सेल कर रहे हैं। उनका जो बोझ था, उनकी स्टाफ था, लेबर था, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास 25-26 के करीब स्टाफ मौजूद था। उसका इफेक्ट ये आया, ये सारी चीज़ों का हमने ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि कोई गरीब को बेरोजगार करें, उसको हम चाहते हैं कि वो रोजगार मिले। जहां तक मैनेज हो सकेगा हम करेंगे। तो जब हमारे पास बिल्कुल काम बिल्कुल एंड लेवल पे आ गया तो मैंने मशवरा किया अपने भाई से। भाई कहते हैं यार आप ऐसा करो, अब फिर सर्वाइवल भी करना है। हम अगर इन सब चीजों को साथ लेके चलेंगे खुद जिंदा नहीं रह सकेंगे। बिल्कुल सही कह रहे फिर हैं। हमने ये कम वो करके इफेक्ट है जो बेरोजगारी को बढ़ाता है। 10 लोग हमने निकाले हैं अपने, हमें दुख है इस बात का, मगर हमारी मजबूरी है। हमारे पास आगे बिजनेस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बहुत से हल्के ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वो ताजर बिरादरी डायरेक्टली आवाम से लेती है, तो उनकी अपनी जेबों पर कोई बोझ नहीं पड़ता और अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है। और उसमें ये भी कहा जाता है कि ताजर बिरादरी अपना प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल कम नहीं करती, पूरा महंगाई का मलबा जो है वो आवाम पे डाल देती है। टैक्सेस की जो बात है, हमारे जो लीड कर रहे हैं सैयद अजमत अली शाह साहब, चेयरमैन हैं शालम बोर्ड के, उनकी क़यादत में हम तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान से, उनको आज हम इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जिसके ऊपर ये लागू होना है, अगर आप उससे डायरेक्ट बात नहीं करेंगे ना तो ये मसला हल नहीं होगा। ये अगर ड्राइंग रूम में बैठ के को हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट कर देंगे कानून, तो आप FBR की बात जी FBR का जो नई जो पॉलिसी आ रही है पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर, आज हम पूरा इकट्ठ कर रहे हैं उसके ऊपर। पूरे मुल्क से लोग बुलाए हमने, हम इसका हल होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती इम्पोज कर दिया जाए, तो ज़बरदस्ती जो भी चीज़ आप इम्पोज करेंगे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि जो FBR है ताजर दोस्त पॉलिसियाँ लेके आए। मैं खुद जो है लाहौर चैम्बर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 4-5 साल से मैं कमेटियों को कन्वीन भी कर रहा हूँ, को कन्वीन भी कर रहा हूँ। से कोई बात हुई है, कोई रिलीफ देने जा रही है, खास तौर पर पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से? अभी तक वो सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, अभी तक जो है वो मामला यूं के तू हैं। मैं खुद इन मामलात में इन्वॉल्व हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो जिनका जेन्युइन प्रॉब्लम है आप उनको टेबल पे बिठा लें, वो आपका मसला 2 मिनट में हल हो जाएगा। बिल्कुल सही। जहां गवर्नमेंट को चाहिए कि ताजर बिरादरी के मसाइल हल करे, वहीं पर मसाइल में इजाफा होता चला जा रहा है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि सुनवाई भी नहीं होती। मेजर स्टेक होल्डर्स को आप टेबल पर बिठाकर बात ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल नहीं बिठाया जाता जी, बिल्कुल नहीं बिठाया जाता। जब तक हमारे ऊपर लेवल के हमारे देखें FBR का जो रवैया है ना, वो फ्रेंडली होना चाहिए। जब तक ये फाइलर और नॉन फाइलर का जब तक ये फ़र्क, इतना बड़ा गैप है ना हमारे पास, वो कम करें। इसमें फिक्स टैक्स मैंने प्रपोजल दी थी, बाकी भी हमारे जो लीडरान हैं उन्होंने भी प्रपोजल कि उसको फिक्स टैक्स को जो है ना वो नाफज कर दें। हर दुकानदार को पता है मैंने ये 5,000 10,000 देना साल बाद। हुकूमती ओहदेदारान असद उमर साहब की ही सजेशन थी, जो आप लोग कह रहे हैं कि इम्पोज कर देना चाहिए, फाइलर की तादाद बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हारून साहब। लेकिन पर जहां आप अपने मसाइल के लिए जंग लड़ रहे हैं, आवाम अपने मसाइल के लिए जंग लड़ रहे हैं, उनको महंगाई से निजात नहीं मिल पा रही है। और इस सिस्टम के बाद या मजीद अगर डायरेक्ट टैक्सेशन लगाई गई तो आवाम बेचारे जो थोड़ी बहुत पिकअप्स का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो भी बहुत श्रिंक होकर रह जाएगी। आई थिंक गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को थिंक करना पड़ेगा और मेजर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, ताकि आगे फर्दर फ्यूचर के जो डिसीजंस हों उसमें आवाम को रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ नाज़रीन हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। इस सेगमेंट से यकीन जानिए कि आपको बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि एक दिन एक नेकी जो हमारा सेगमेंट है, आपको कोई अच्छी बात हम बताएंगे ताकि सारा दिन आपका अच्छे तरीके से गुजरे। जी, हमारे साथ मुफ्ती अहमद अली साहब मौजूद होंगे, जो आज के दिन के हवाले से दरूद पाक की फजीलत के हवाले से मैसेज देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा मैसेज ये है कि दुरूद शरीफ का एहतमाम रखना, दुरूद शरीफ का एहतमाम रखना। मुझे एक वाक़या याद आ गया
अल्लामा सखावी रहमहुल्लाह ताला ने ये वाक़या नक़ल किया है। बनी इसराइल में एक शख्स जो बड़ा ही नाफरमान था, उसका जब इंतकाल हुआ तो लोगों ने उसे बाहर सड़क में डाल दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही आई, मूसा इसको उठाओ, इसको गुस्ल दो और इसका जनाज़ा पढ़ो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, है बारी ताला ये तो बड़ा नाफरमान था। अल्लाह ने फरमाया मैंने इसकी बख्शिश कर दी है एक अमल की वजह से। वो अमल, इसने तौरात खोली पढ़ने के लिए, उस तौरात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी लिखा हुआ था। इसने उसको चूमा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा, तो मुझे उसका ये अमल बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसकी बख्शिश कर दी। मेरे भाइयों, दुरूद शरीफ का एहतमाम रखना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन जी आमीन। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें तौफीक दे कि हम अपने लिए बेहतर डिसीजंस ले सकें, चीज़ें आसान कर सकें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।